आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जैसे जेपी नड्डा जैसे लोग हैं ना, ये इन्हीं की वजह से बीजेपी आ रही है, जिन्होंने कहा कि आरएसएस क्या है। हम जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनके लिए वोट पकाते हैं, हम लोगों को तो लात मार कर ऐसे निकाल देते हैं दूध में से मक्खी। उन्होंने कहा कि मेरी माता जी बीमार है, इनका इलाज करवा दीजिए। जेपी नड्डा ने भगा दिया। सांसद साहब का खुद का लेटर लिखा हुआ हाथों से, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और बीजेपी और मोदी जी अपना सब कुछ, अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर भी नहीं दे देंगे ना, ये तब भी नहीं इन्हें वोट दे। क्या चंद्रशेखर में इतना दम था कि खुद जीतता? नहीं। वहाँ एक तबका ऐसा था जो मोदी जी को हराना चाहता था। एक सीट पे लड़कर के वो जीत के आ गया उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? सब उसी से मालामाल हुए और सभी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, जेल काट रहे हैं, उसमें आईएएस अधिकारी भी पिस गए उनके चक्कर में। सब ने ये काम घर भरा। बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया। फेलियर किसका रहा है इसमें? देखिए, पुरानी सरकारों का, जिनकी नीतियां जो है औद्योगिकरण के लिए उचित नहीं थी। क्या नाम है आपका? कृष्णा त्यागी, नवयुवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अब लोग कह रहे हैं जी अयोध्या नहीं हारी, फैजाबाद सीट हारी है। अयोध्या की हालांकि सीट तो हारी गए ना आप लोग। भाई अगर मैं पूरे गाजियाबाद में विकास कराऊँ तो क्या उस विकास की चर्चा 100 किलोमीटर तक नहीं होगी? क्या उस विकास से 100 किलोमीटर तक के लोग प्रभावित नहीं होंगे? तो अयोध्या जो सीट हारी है, दुख होता है कभी कभी? नहीं, बिल्कुल दुख होता है। क्यों नहीं दुख होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं तो चाहता हूँ आंखें खुले, जिन्हें खिलाया 10 साल से कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो विश्वास तो जीत पाए क्या? कितना विकास मिला? वाराणसी से आपने देखा होगा 3 जगह ऐसी थी जहाँ से 0 वोट मिली है प्रधानमंत्री जी को। तो मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी अगर बीजेपी की आंखें खुलें, आला कमान की आंखें खुलें। हम जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनके लिए वोट पकाते हैं, हम लोगों को तो लात मार कर ऐसे निकाल देते हैं दूध में से मक्खी। और सबके साथ और सबके विकास के चलते चलते इन लोगों ने जो गंगा बहाई हैं, उसे मिला क्या? कौन सी सीट पास तक? एक सीट बताइए आप हमें। अभी आपने चंद्रशेखर की बात की, किसकी वजह से आ रही है? क्या चंद्रशेखर में इतना दम था कि खुद जीतता? नहीं। वहाँ एक तबका ऐसा था जो मोदी जी को हराना चाहता था, जो बीजेपी को हराना चाहता था, उसकी बदौलत उसे सीट मिली है। एक्सीडेंटल सीट क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल जीते हैं मतलब? जी, वो एक्सीडेंटल सीट है, जीते नहीं है। वरना आपने देखा होगा वो बिहार में भी लड़ने गए थे, जिसके साथ लड़े उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी। ये और भी जगह लड़े हैं उससे पहले। भी लड़े थे एक बार। कितनी सीटें आई आपने बताई ना? कितनी वे आई? 3000 वोट मिली थी। 3000 भी नहीं थी, 2000 कुछ रह गई थी। ये एक्सीडेंटल है और कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई नेता वेता वाली कोई बात है ही नहीं। ये था एक तबका ऐसा है भारतवर्ष में जो मोदी जी को और बीजेपी को हारना चाहता है, हराना चाहता है किसी भी कीमत पर। और बीजेपी और मोदी जी अपना सब कुछ, अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर भी नहीं दे देंगे ना, ये तब भी नहीं इन्हें वोट देंगे। अब लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि भेदभाव करते हैं मोदी जी। नहीं, यही तो है ना, ये सोचना मोदी जी को है। देखिए, मोदी जी ने तो 10 साल अपना निस्वार्थ भाव से सभी के लिए काम किया, हर तबके के लिए काम करा, हर जाति के लिए काम करा, हर धर्म के लिए काम करा। उसके बावजूद भी एक तबका देश के अंदर ऐसा है जो मोदी जी से पता नहीं क्यों खुन्नस खाए बैठा है। और ये तो अब इनके आला कमान को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे अब इन्हें समझना चाहिए, जैसे अब वोट मिली है, जैसे सीटें जीत कर आए हैं, अगर अब भी नहीं सोचेंगे आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हार जाएंगे। और आप देखिए गाजियाबाद सीट पर बैठे हैं, गाजियाबाद सीट पर हमारी सबसे पहली पसंद है हमारे भाई पिंकी चौधरी जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन उन्हें है। अच्छा, मुझे आप बताइए, पिंकी चौधरी जो है हिंदुत्व का चेहरा है जी। जब वो हिंदुत्व का चेहरा है और बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, तो पिंकी चौधरी को मैदान में आने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ बीजेपी से कोई कैंडिडेट ही खड़ा ना हो। बीजेपी क्यों नहीं कैंडिडेट बनाती पिंकी चौधरी को? पिंकी चौधरी हिंदुत्व का चेहरा है। अब पार्टी अपने आप को कहती है कि हम सनातन की रक्षा करने वाले हैं, सनातन पर बोलने वाले हैं, तो एक चेहरे को लड़ाए ना, क्या दिक्कत है? आप मानते हैं बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी है? नहीं, मैं नहीं मानता। मानते थे पहले मानते थे, अब नहीं मानता। तो भ्रम कब टूटा वो? भ्रम तो जब 2014 के बाद हमने पूरी मेहनत करी, उसके बाद जब 2019 आई हमने तब भी मेहनत करी, पर 19 के आते आते फिर हमें लगने लगा, जब हम पर ही मुकदमे होने लगे। हम देखिए सीए के लिए सवाल में इस पे ही आ रहा था कि आप मानते जो हिंदू संगठन है, बीजेपी की सरकार में कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती उन पर? बिल्कुल, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। जब सीए कानून बना, मैंने तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों के साथ मैंने समर्थन करा था जंतर मंतर पर, और उस समय हम पर मुकदमा लगा दिया गया कि हमने दंगे भड़काए दिल्ली के, जबकि हम तो अपने घर बैठे थे। हमने किसी एक आदमी से नहीं कहा तुम जाके लड़ो। शाहीन बाग में
हमने कहीं नहीं कहा। अब यही तो बात है ना, जो शाहीन बाग में पिछले कई सालों से पूरा साल हो गया उन्हें बैठे बैठे, कितनी आर्थिक नुकसान से दिल्ली गया है। भारतवर्ष से चलने वाली जो पूरी इकोनॉमी थी वो सारी क्या डगमगाई नहीं होगी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा कार्रवाई हुई तो उन पर हुई जो हम जैसे लड़के बोल लेते हैं। पार्टी का फेलियर है या पार्टी में मतलब या सरकार में अफसर इतने बेलगाम हो गए उनको पता ही नहीं किस पे कार्रवाई करनी है किस पे कार्रवाई नहीं करनी है? किसका फेलियर है इसमें? इसमें मोदी जी का फेलियर है। मोदी जी ने जो खुला छोड़ रखा है ना अधिकारियों को। और किसी पार्टी का वोट क्यों नहीं देते? नहीं, मैंने कहा ना, जब तक जिसे आप नेता मानोगे वोट उसी के कहने से दोगे ना। अखिलेश यादव को नेता क्यों नहीं मानते? नहीं, अखिलेश यादव में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हम उसे नेता माने। ठीक है, अपने राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी तो छोड़िए, उसकी बात ही बेकार है करने को, कि वो विपक्षी नेता भी अपना रोल ठीक से नहीं निभा पा रहा। वो उसे विपक्ष का नेता बनाया गया, उसका रोल भी वो ठीक से नहीं निभा पा रहा। अब नेता प्रतिपक्ष बने। हाँ, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, सारे सांसदों से नेता जो है प्रतिपक्ष बना दिया, सोचकर क्या बनाया है? या तो मुझे लगता है कि उनकी जो फंडिंग है, फंडिंग कैडी रही होगी जब भी उसे प्रतिपक्ष जी ने भी दी है नीतीश जी को। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपनी सीट बचानी है तो करना पड़ेगा ना इतना तो। ये हर पार्टी करती है, तो हर पार्टी करती है। पर देखिए एक बात सुनिए, मोदी जी ने देश का विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी विकास की गाथा गाने वाले मोदी जी सिर्फ कितनी सीटें आई यूपी में? 37 तो अखिलेश यादव की आई हैं, 33 सीटें आई हैं, सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इसमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें एक तो योगी जी ने जो जिन लोगों को कहा उनको इसमें खड़ा ही नहीं करवाया, चुनाव में खड़ा ही नहीं करवाया। मतलब एक तरीके से योगी जी को दरकिनार कर दिया गया, उनकी मानी ही नहीं। अब एक समझिए, ये मेरा क्षेत्र है, या मुझे पता होगी कि कौन सा लोग कामयाब है, किसके चेहरे पर वोट पड़ सकती है और किसके चेहरे पर नहीं पड़ सकती हैं। और योगी जी इतनी सीटें भी अगर यूपी में आ गई हैं तो वो बदौलत है योगी जी की। और अभी भी जो आप उपचुनाव में बैठे हैं, उपचुनाव में अगर इतनी सीटें जीतेगी ना बीजेपी, उसका कारण ही केवल योगी जी हैं। जीत पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगी? बदलाव हुआ 2-3 महीने में। गाजियाबाद में तो नहीं जीतेगी, गाजियाबाद में तो पिंकी चौधरी को जिताएंगे। उसके क्या जब पिंकी चौधरी की बात आती है तो आप योगी जी को भूल जाते हैं, और वैसे योगी जी को पसंद करते हैं आप। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, जब पिंकी चौधरी को जिताएंगे, योगी जी के साथ लाएंगे, जिताकर साथ लाएंगे। कम से कम लगना तो चाहिए ना, योगी जी का एक हाथ मजबूत करवा कर लाएंगे। बीजेपी उनको अपनी पार्टी में नहीं लेती, जैसे आपने कहा कि अगर बीजेपी ले लेती है पिंकी चौधरी को। लेगी। ये तो आपने देखा होगा कितने कैसे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को उन्होंने ले लिया। ये तो फिर भी अपना इतना हिंदुत्व का फायरब्रांड नेता है, उसे क्यों नहीं लेंगी? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अगर नहीं लेती है तो क्या बीजेपी की सीट खतरे में है यहाँ से फिर? हाँ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदू दर्शक देख रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में हिंदू नेताओं को जिताना चालू कर दो, वरना क्षेत्र बचेगा ना, मकान बचेंगे ना, दुकान बचेंगी, और ना ये पार्टियां बचेंगी। आपने किसी पार्टी के नेता को देखा है कहीं पहुँचते हुए? अब ये घटना पर आपने कवर करा था शिवानी तय के मामले में, कौन गया भाजपा के यहाँ से? सब हिंदू संगठन ही तो लगे हैं। ये भी रहे जो सांसद एक्टिव नहीं रहे। नहीं, इनके नेता ही एक्टिव नहीं है, इनके कार्यकर्ता ही एक्टिव नहीं है। कार्यकर्ता को अनदेखा कर देती है बीजेपी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनके सुनने वाला कोई है ही नहीं ना पूरी पार्टी में। अभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, नाम तो मैं शायद भूल गया उनका, उन्होंने सांसद जी का पत्र लिखवाया जेपी नड्डा जी के लिए, स्वास्थ्य मंत्री साहब के। उन्होंने कहा मेरी माता जी बीमार हैं, कृपया, पढ़िए ना खबर। उन्होंने कहा कि मेरी माता जी बीमार है, इनका इलाज करवा दीजिए। जेपी नड्डा ने भगा दिया। सांसद साहब का खुद का लेटर लिखा हुआ हाथों से, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे जेपी नड्डा जैसे लोग हैं ना, ये इन्हीं की वजह से बीजेपी आ रही है, जिन्होंने कहा कि आरएसएस क्या है। आरएसएस ये भी कमी रही है आरएसएस को इग्नोर करने की। आरएसएस ने औकात दिखा दी ना आपके। अब सब लोग हिंदू संगठन सारे आरएसएस सब अपने घर बैठे थे, ले लो वोट चले जाओ। वरना हम लोग थे जो अपने घर से गाड़ियां लगाते थे, कार्यकर्ताओं को लगाते थे, घरों से लोगों को निकलवा कर वोट पड़वाते थे, बूथ पर ले जाते थे, मुकदमे लगवाते थे। जब भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है इस बार। हाँ। अच्छा, पिंकी चौधरी के बारे में जब आप बात करते हैं, तो अभी मैंने पिंकी चौधरी का इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे विधायक बनने के बाद। तो उन्होंने कहा कि दुधेश्वर नाथ के पास जितने भी जिहादी रहते हैं, सबसे पहले मैं इनकी दुकान हटाऊंगा। मैंने फिर दोबारा सवाल पूछा कि मैंने कहा विधायक बनने के बाद गाजियाबाद में क्या काम करेंगे। अब जब विधायक बनते हैं तो आप विधायक सबके हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे उनकी वोट ही नहीं चाहिए। जब वोट ही नहीं चाहिए तो काम भी क्या करेंगे फिर उनके बाद? अब आपने कहा आसपास की दुकानें, जो अवैध दुकानें हैं वो तो क्यों नहीं हटाई जाएंगी? जो अवैध दुकानें हैं, जो अवैध कब्जे हैं, वो क्यों नहीं हटने? 10 साल गुजर गए मोदी जी को, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, कितनी वोटें मिली आप देखिए ना। जो आदमी वोट देगा ही नहीं, उससे मांग के भीख की क्या फ़ायदा? हम अपने लोगों से मांगे ना सबसे, वो हमें वोट देंगे, वो हमें ताकत देंगे, और ताकत देंगे तो उन्हीं के लिए काम होगा।
लेकिन आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे वो बेशक वो विधायक ही लड़ रहे हैं, मैंने अगर सवाल भी पूछा तो उनको कहना चाहिए था कि मैं कॉलेज बनवाता, कुछ विकास करवाता। विकास तो बस यही बताएं वो दुकान हटवाएंगे वहाँ से। मैंने कहा ना, देखिए सबसे पहले तो अवैध चीज़ें हटनी चाहिए। विकास कहाँ होगा? ज़मीन पर, और ज़मीन तो कब्जे में है, तो सबसे पहले क्या खाली करवाना के है? पास ही विकास होगा, पूरा गाजियाबाद इतना नहीं, बड़ा है। सबसे पहले तो मंदिर का ही विकास होना चाहिए। आपने देखा दुधेश्वर नाथ मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है, ये तो गाजियाबाद जब बना भी नहीं था उससे पहले का मंदिर है। इससे तो लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर वहाँ कोई कब्जा कर रहा है, सबसे पहले तो कब्जे को उसे ही खाली करवाना चाहिए। तो आपका हमारा दायित्व बनता है। क्या नाम है आपका? जेपी गौड़। जेपी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में कितने लंबे समय से रह रहे हैं? करीब 38 साल हो रहे हैं। संतुष्ट हैं गाजियाबाद के विकास से? देखिए जी, गाजियाबाद का विकास जो है, इसके पीछे हर जगह के विकास के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहता है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी आप कह रहे थे नोएडा की बात, यहाँ औद्योगिकरण बहुत पहले हो गया था, सन 60 के ऑनवर्ड हो गया था लगभग। तो जब कहीं नई जगह ये होता तो उस समय जो शासन थे, उन शासन की कुरीतियों ने, वहाँ के राजनीतिज्ञों ने जो ऐसी यहाँ पर माहौल वातावरण क्रिएट करा कि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको अपनी इंडस्ट्री चलाने में सुचारू रूप से परेशानी आ रही थी। और बहुत जो पहले जो एमपी भी रहे या सरकार भी रही, उनकी कुरीतियों के कारण, उनके विकास रहित एजेंडे के कारण यहाँ की इंडस्ट्री बंद हुई। और बंद हो जाने में यहाँ जो लोग रहते थे, श्रमिक थे और उनके स्टाफ थे, वो बेचारे चले गए। फेलियर किसका रहा है इसमें? देखिए, पुरानी सरकारों का, जिनकी नीतियाँ जो है औद्योगिकरण के लिए उचित नहीं थी। जो औद्योगिकरण के लिए सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है, वो है ज़रूरी आपका जो है बिजली। बिजली आप देख रहे हैं कि उस समय उत्तर प्रदेश में 4 या 5 जगह पे मिलती थी सुचारू रूप से। बाकी लोग अंधेरे में रहते थे, चाहे देहात के हों चाहे मतलब वो। अब आप उसकी वजह से ये सारी चीज़ फिर दोबारा से पिकअप हो रही है। मुझे आप एक बार बताइए, नोएडा 96 के आसपास बसा, 96 के आसपास नोएडा बसा, और नोएडा ने इतनी तरक्की कर ली कि गाजियाबाद को पीछे छोड़ दिया। ऐसा उस तरक्की के पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बात तो जो सरकारों ने, अब मैं नाम तो उचित नहीं लगता कहना, सरकारों ने पुरानी जो जिनके समय में वहाँ नहीं भेदभाव नहीं, उनके समय में जो करप्शन हुआ, अगर 10,000 रुपये लगे हैं सरकार के खाते से, तो उसमें 2,000 रुपये वहाँ लगे। आपके सामने पूरा इतिहास है। जो इनके छत्रप हैं पुरानी पार्टियों के, सब उसी से मालामाल हुए और सभी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, जेल काट रहे हैं। उसमें IAS अधिकारी भी पिस गए उनके चक्कर में। सब ने ये काम घर भरा। बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिए। नहीं, देखिए, बीजेपी में कोई भी आदमी, एक बात सुनिए, किसी आदमी को लेना ये किसी को रोक नहीं सकता कोई आदमी। अगर आप आज चेंज होना चाहे हैं तो आपके माथे पर तो लिखा नहीं, चाहे मैं कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ। अरे एक बात तो सुनिए, आप भ्रष्टाचार का तो आपको अगर सबक मिल गया है और फिर भी आप भ्रष्टाचार करते हैं, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? फिर बात ही खत्म हो गई उसको। मुझे मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो कहा जाता है कि बीजेपी ना वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी का एक हार का कारण इस बार ये भी रहा है कि नए नए जो नेता आए अदर पार्टी से, उनको टिकट दे दिया। बीजेपी के जो प्रमुख कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है, और जो प्रमुख कार्यकर्ता उनको टिकट भी नहीं दिया गया। ये भी कारण है। देखिए, कारण तो ये भी उनमें एक है, लेकिन हर कोई उठता हुआ आदमी अपने की वृद्धि करता, कमी नहीं करता। आप देख लो विदेशों के अंदर हमारा क्या रुतबा है, देश का क्या रुतबा है, और हम धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक आप बहुत सारे देशों के समूह में ही शामिल नहीं थे। आपके वोट की तो बात छोड़ो। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका के आज ही राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि कश्मीर और मणिपुर ना जाए टूरिस्ट। जब बाहर इतना डंका बज रहा है तो देश में क्या स्थिति है फिर? देखिए, एक चीज़ बताइए, किसी का क्या सोचने का तरीका है। ना तो मणिपुर में ऐसी कोई स्थिति है कि बहुत बर्निंग पॉइंट है। अब मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद एक नए नेता पैदा हुए हैं। नेता मानते हैं चंद्रशेखर आजाद को? नहीं मानते पहले? देखिए, एक बात, नेता मानने की जो अभी उनके अंदर नेता स्थापित होना टाइम लगता है। एक आदमी को उसने कोई कदम रखा है, अब वो बात ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, घटेगा। क्या विचारधारा है उस पर तो मैं कमेंट्स नहीं करता कि उसे पहचानने की बात, उसका रिकॉग्नाइजेशन समाज में, अभी वो स्थापित नेता ही नहीं है। भाई स्थापित तो हो जाए नेता। एक सीट पे लड़कर के वो जीत के आ गया उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? लोग कहते हैं, जब मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ लोगों के पास, लोग कहते हैं आने वाले मुख्यमंत्री हैं वो यूपी के। अब एक बात हो, पत्रकार का पूछना और मेरा जवाब देना हास्यास्पद है, इसलिए कि एक आदमी एक सीट से जीत करके आकर के और 75 जिलों के ऊपर
वो अपना इतना वर्चस्व कर ले कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो प्रश्न ही अपने में जो है। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है ये। नहीं मैं आपका उनके जो प्रश्न नहीं। समर्थक हैं, अरे मैं वो क्या कहते कह हैं। रहा हूं? मैं बता, अभी एक सीट के समर्थक के पास क्या स्थिति हो सकती है? 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी कितनी सीटें जीत रही हैं भाई अपने साहब, अनुसार? हमारी 10 जीतेंगे। वो जो भ्रम इन्होंने फैलाया था पीडीए वाला, नहीं समझा, इनकी कुछ समझ में नहीं आई। बद्रीनाथ तो हार गए, आप लोग क्या 10 अरे, जीतेंगे? मेरी बात तो सुन लो। वो जो बद्रीनाथ और आप अयोध्या की बात कर रहे थे, अयोध्या तो हारे ही नहीं, फैजाबाद हारे हैं। नहीं, वो तो ये तो आप लोग उस पर सफाई दे रहे हो। नहीं सफाई नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ हमें पूरी। लोग मेरी मैं अब उसका जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल अलग होकर बात नहीं करूँगा। ये व्यवस्था में गड़बड़ हुई है, इसमें दो राय नहीं। और ओवर कॉन्फिडेंस जो भाई साहब ने कही थी, इसमें दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मसला है।